नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई विज्ञप्ति जारी हुई है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और वो विज्ञप्ति क्या रहने वाली है, उसमें क्या योग्यता रहने वाली है, परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है और कितने पदों पर ये विज्ञप्ति होने वाली है, इसे पूरे के पूरे ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। कैसा रहता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए बात करते हैं अपन इस विज्ञप्ति के बारे में। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की ये विज्ञप्ति है और ये विज्ञप्ति इसमें क्या रहने वाला देखें। ये विज्ञप्ति 23/5/2022 को जारी हो चुकी है और इस विज्ञप्ति ये क्या रहने वाली, तो इसमें बात करें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जो विभाग है, यानी चिकित्सा विभाग के अंदर ये विज्ञप्ति जारी हुई है। और इस विज्ञप्ति में ये किस पद के ऊपर है, ये बात करते हैं। ये पद है हॉस्पिटल केयर टेकर, यानी हॉस्पिटल केयर टेकर पर चिकित्सा विभाग में भर्ती की गई है। वो भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इस विज्ञप्ति को जारी किया गया है। तो इसमें क्या योग्यता रहने वाली है और इसमें क्या पद रहने वाले हैं, तो देखें। और ये पद की बात करते हैं तो पद देखें। पद इसके अंदर हैं, जो टोटल पद है इसमें कुल टोटल 55 पदों पर इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और इसमें बात करते हैं टोटल इसके अंदर कितनी इसमें पोस्टों का वर्गीकरण किया गया है। तो हॉस्पिटल केयर टेकर नॉन टीएसपी है, जो नॉन टीएसपी के इसमें बात करते हैं तो 50 पद रखे गए हैं और टीएसपी के 5 पद रखे गए। इसमें जनरल की बात करते हैं तो जनरल के अंदर जो सामान्य उसमें 15 सीट है और महिला की इसमें 5 सीट है। फिर बात करते हैं आगे, इसमें भी विधवा कैटेगरी में 1 सीट दे रखी है। और आगे बात करते हैं एससी की, अनुसूचित जाति की जो सामान्य की जो सीट है वो 5 सीट है और महिला की 2 सीट है। बात करते हैं एसटी के अंदर सामान्य के अंदर 5 सीट है और महिला के अंदर 1 सीट है। और बीसी की बात करते हैं तो सामान्य में 7 सीट है और महिला 2 सीट है और विधवा की 1 सीट है। बाकी अगर बात करते हैं एमबीसी की, एमबीसी कैटेगरी में सामान्य की कितनी 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर सामान्य की जो सीट है वो 3 सीट है और महिला की 1 सीट है इसमें। और इसमें भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए भी इसमें सीटें रखी गई है, वो है 6 सीट। और विभाग के इनके कर्मचारी हैं, जो चिकित्सा विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं और उनका भी इसमें कैटेगराइज किया गया है। उसमें टोटल इनमें 12 सीट है। तो ये टोटल सीटें थी। टोटल 50 सीट तो अपने पास में नॉन टीएसपी की है और 5 सीट है वो जो अपने टीएसपी क्षेत्र की है। अब बात करते हैं आगे और इसके अंदर देखें कि इन सीटों का जो वर्गीकरण है अपन ने देखा, उसके बाद में इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन इसमें दे रखा है, पूरे के पूरे टर्म एंड कंडीशन, उसकी अपन बात करते हैं। आगे देखें तो इसमें योग्यता, इनकी योग्यता क्या रखी गई है। काफ़ी विद्यार्थी चिंतित हैं कि जो हॉस्पिटल केयर टेकर की जो विज्ञप्ति है, आज तक की दौर के अंदर फर्स्ट विज्ञप्ति जारी हुई है हॉस्पिटल में। आज तक कभी भी हॉस्पिटल केयर टेकर की विज्ञप्ति अभी तक पहले कभी भी जारी नहीं हुई है। ये फर्स्ट टाइम है जो चिकित्सा विभाग के अंदर हॉस्पिटल केयर टेकर, यानी हॉस्पिटल का रख रखाव, एक मैनेजमेंट जो होता है वो किसके द्वारा किया जाएगा, ये हॉस्पिटल केयर टेकर के द्वारा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी योग्यता रखी गई है, वही इसका मैनेजमेंट कर सकता है। तो ये फर्स्ट टाइम ये विज्ञप्ति जारी हुई है। और देखें इसके अंदर जो इसमें योग्यता बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है योग्यता। इसमें क्या रखी गई है, तो योग्यता रखी गई है ग्रेजुएट, यानी स्नातक होना चाहिए, वो भी लॉ इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी है, स्नातक पास होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी बात करते हैं तो इसके अंदर एक चीज़ दे रखी है एमबीए, यानी कोई भी विद्यार्थी जिसने एमबीए किया हुआ या पीजीडी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए या तो, और वो भी इसमें दे रखा 2 इयर्स रेगुलर कोर्स, यानी जिसने 2 साल तक या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है या मैनेजमेंट की डिग्री यानी एमबीए किया हुआ। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें, यानी इसके अंदर आपको एमबीए होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद में एमबीए होना चाहिए या फिर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये इन्होंने एक रखी गई है योग्यता। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने एमबीए किया हुआ है और वो चिकित्सा विभाग में जाना चाहता है, तो वो इस विज्ञप्ति में जो आई हुई है, ये विज्ञप्ति के अंदर अच्छे से फॉर्म भर ले में, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं आगे
और ध्यान रखें इनमें जो दे रखा है 2 इयर्स का अपने पास में MBA, ये किस में होना चाहिए? जो उनका MBA एक तो इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव, या फिर आगे बात करते हैं तो आगे इसमें क्या देना दिया हुआ है, देखें आगे इसमें दे रखा है आपके हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इट्स इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक अलग से MBA की एक ब्रांच होती है, जैसे कोई करता है HR में करता है MBA, या कोई मार्केटिंग में करता है, या कोई फाइनेंस में करता, उसी तरीके से ये MBA किस में होना चाहिए? हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव या हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए। स्नातक के साथ में MBA होना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम विज्ञप्ति है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे बात करते हैं इसके अंदर जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं, ध्यान रखें अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं, अगर वो परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो सम्मिलित होने वाला जो व्यक्ति है वो आवेदन करने के लिए इसमें पात्र होगा। यानी फाइनल ईयर का विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। आगे बात करें इसमें किंतु उस आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व, यानी जब आयोग अगर इंटरव्यू यानी साक्षात्कार लेता है, ठीक है, या कोई रिटर्न परीक्षा जो इनमें रखते हैं, तो उससे पहले शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी या उसका कोई रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू होता, उससे पहले उसके फाइनल ईयर का जो एग्जाम दिया उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। विशेष रूप से ये इसमें लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका वेतन यानी पे मैट्रिक्स लेवल, ये क्या रहेगा? तो वेतनमान जो इसमें रखा गया है, तो वेतनमान की बात करते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल इसमें रखा गया L11, यानी 4200 का ग्रेड दिया गया है, ये ध्यान रखें। सेकंड ग्रेड पोस्ट है, 4200 का ग्रेड दिया गया है, और पे मैट्रिक्स लेवल 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है वो L11, यानी इसमें दिया गया L11 का इसके अंदर वेतनमान रखा गया, ये ध्यान रखें। इसमें एक चीज इन्होंने मेंशन की गई है, वो देखें तो इसमें एक चीज क्या लिखी गई है, बात करते हैं जो 2 साल का इनका प्रोबेशन पीरियड होगा, यानी राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में, यानी जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, जब आप इस पद के ऊपर सेलेक्ट हो जाएंगे और जब सरकार के द्वारा ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो देने के बाद में 2 साल तक आपको परिवीक्षा काल यानी आपका एक प्रोबेशन पीरियड चलेगा, और उस प्रोबेशन पीरियड के अंतराल में आपको एक मासिक यानी महीने का अंदर जो आपको वेतन मिलेगा वो फिक्स्ड वेतन रहेगा। 2 साल तक राजस्थान के कोई भी कर्मचारी है जो नए लगते हैं उनको एक फिक्स वेतन दिया जाता है। उसके बाद में जैसे ही 2 साल पूरे हो जाते हैं तो उनको एक फिक्स्ड पे यानी जो ग्रेड दे रखा है उस ग्रेड के अंतराल में उसका जो बेसिक पे होता है उसके अनुसार उसकी सैलरी डिसाइड होती है। तो ध्यान रखें 2 साल आपका नियमित वार्षिक वेतन रहेगा, उसके बाद में आपका फिक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं आयु की, तो आयु इसमें क्या है, आयु की बात करते हैं। देखें आयु क्या रखा गया, आयु इसमें अंदर 18 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष का होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष, यानी कहने का मतलब 18 वर्ष से 40 वर्ष का विद्यार्थी है जो इस फॉर्म को भर सकता है, ये ध्यान रखें। 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, आगे अंदर जो दे रखा है आयु में छूट, आयु के अंदर जो छूट दे रखी है वो देखें, इधर 5 वर्ष की छूट दे रखी है। वो 5 वर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इसमें 5 वर्ष की छूट दे रखी गई है। उसी तरीके से आगे सामान्य वर्ग की महिला है तो उसमें इतनी छूट दे रखी है। वो सारी जो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो आती है जितनी इसमें छूट दे रखी है वो सारी इसके अंदर छूट दे रखी है। आगे बात करते हैं और आगे इसके अंदर देखें आगे क्या, हाँ इसके अंदर जो आगे पॉइंट्स दे रखे हैं सारे उस पीडीएफ के अंदर आप आराम से इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या रहने वाला है इस पीडीएफ के अंदर, ठीक है। आयु आपको हमने बता दी है कि आयु इसमें क्या रहने वाली है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन दे रखा है OTR, अगर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन RPSC की साइट पर अगर किया हुआ है तो आप इसको जो फॉर्म भरते समय अच्छे से इसमें ध्यान रखें। जो आपकी OTR की जो प्रोफाइल है उस OTR की प्रोफाइल के अंदर
उसमें स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग और ये सारे जो इसमें दे रखे हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। विशेष रूप से इसमें ध्यान दें जो आपने OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया हुआ है। या आगे बात करते हैं, आप इसको ऑनलाइन माध्यम से इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, चाहे आप SSO ID के माध्यम से भरें या स्वयं पर्सनली आप भर सकते हैं या ई-मित्र के माध्यम से जाके भी आप भर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखें, आपने जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल डाला है वो विशेष रूप से इसमें दिया गया है, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल, ठीक है। इसी पे जो भी सरकार के द्वारा इस विज्ञप्ति के द्वारा जो नोटिफिकेशन प्रेस नोट जारी होगा या आपको कोई भी मैसेज आएगा तो आपके जो ईमेल दिया गया है या मोबाइल नंबर दिए गए हैं उसी पे आपका आने वाला है, ये ध्यान रखें। अब अगर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में अगर कोई भी संशोधन करना हो तो इसमें दे रखा है आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस संशोधन में आपको यहाँ पे दे रखा है 500 रुपये देके, यानी उसकी शुल्क दे रही है 500 रुपये के अंदर आप जो भी कुछ त्रुटि है ना, उस त्रुटि के स्वयं के नाम में, पिता के नाम में, जन्म तिथि में, लिंग के अंदर कोई भी इसमें त्रुटि है वो आप त्रुटि है जो सही करवा सकते हैं, ये ध्यान रखें। आगे बात करते हैं और उसके अंदर परीक्षा का शुल्क जो है, इसमें जो परीक्षा होगी और उसमें परीक्षा का शुल्क क्या रखा गया है, तो परीक्षा का शुल्क है जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये जो फीस रखी गई है शुल्क की वो 350 रुपये रखी गई है, ठीक है, क्रीमी लेयर के लिए। और नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर में 250 रुपये हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के विद्यार्थियों के लिए इसमें 150 रुपये निर्धारित किए गए हैं और TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए 150 रुपये इसमें निर्धारित किए गए हैं। तो ये जो परीक्षा की शुल्क है वो परीक्षा की शुल्क इस तरह रहने वाली है, पूरा का पूरा फॉर्म भरें और SSO ID के माध्यम से या ई-मित्र के माध्यम से जाके आप पूरा फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के बाद में ये ध्यान रखें विशेष रूप से जो इसमें शुल्क, जो परीक्षा शुल्क है वो परीक्षा शुल्क आप है जो अच्छे से आप वहाँ पे ई-मित्र के माध्यम से या आप खुद भरते हैं तो खुद के वहाँ से आप इस शुल्क का कटवा लें। आगे देखें महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दे रखे हैं, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या दे रखे हैं ये देखें। इस महत्वपूर्ण बिंदु पे अपन चर्चा करते हैं, ये दें अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना वही मोबाइल नंबर व वही ईमेल, मैंने बोला ये दो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो आपका एक तो मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID अंकित करें जिस पर वह परीक्षा, साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना वो SMS या ईमेल के माध्यम से चाहता है, ये ध्यान रखना। और आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर, ईमेल ID बदलने, बंद होने, नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी, ये ध्यान रखें। यानी मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपको वही देनी है जो आप रेगुलर उसको काम में ले रहे हो, दूसरी कोई भी ऐसी ID ना दे। और उसे देखिए अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना ऑनलाइन आवेदन करें। यानी इस विज्ञप्ति का एक जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है उस टाइम ड्यूरेशन के अंतराल के अंदर ही बीच में ही फॉर्म भर लेवें, आप उसका इंतजार नहीं करें कब लास्ट डेट आएगी और उसके बाद कभी भी लास्ट डेट का इंतजार, फॉर्म निकला है आप उसको फॉर्म को फिलअप कर दें। इसमें विशेष रूप से इसका चीज़ ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, आगे देखें। फिर उसके बाद में दे रखा है आपके ये सारे प्रवेश पत्र कैसे जारी होगा। प्रवेश पत्र आपका है जो ऑनलाइन मोड के माध्यम से जारी होगा और ऑनलाइन मोड के माध्यम से जारी होने के बाद में सरकार अगर उसका एग्जाम करवाती है या साक्षात्कार रखती है वो इसके अंदर पूरा का पूरा मेंशन किया हुआ रहेगा, आप चिंता ना करें। आगे देखें, आगे अपन पढ़ते हैं और आगे इसमें क्या क्या दे रखा। कोई पर्सन अगर कुछ भी त्रुटि वगैरह हो तो उस चीज़ों को गलती, त्रुटि, प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों पैनल द्वारा तैयार की गई अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर, देखो आप एग्जाम दें और उस एग्जाम में कुछ भी अगर गलती, त्रुटि अथवा कोई प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के जो विशेषज्ञ हैं उस विशेषज्ञ के पैनल द्वारा तैयार की गई अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अभ्यर्थी को स्वीकार्य होगा। ये जो सरकार ने इसके अंदर बिल्कुल 16 नंबर पॉइंट के अंदर ये मेंशन कर दिया गया, कोई भी किसी भी प्रकार की अगर पर्सन के अंदर त्रुटि होती है तो जो पैनल डिसाइड करेगा कि उस सवाल का उत्तर है जो क्या माना जाएगा, ये ध्यान रखें।
आगे बात करते हैं प्रमाण पत्रों की सत्यापन। इसमें बताया गया है कि इसमें सत्यापन वगैरह के आपका सिलेक्शन होने के बाद में किस तरह से होने वाला है ये देखें, ठीक है। ये प्रमाण पत्रों का सत्यापन, जो भी आप प्रमाण पत्र लगाएंगे फॉर्म भरते समय तो उसमें प्रमाण पत्र है जो आपको उसमें चेक किए जाएंगे, ठीक है। आगे देखें, हाँ आगे इसके अंदर आवेदन पत्र में कोई भी गलत, त्रुटिपूर्ण सूचना, अपूर्ण आवेदन पत्र नहीं भरने के संबंध में विशेष निर्देश कि इस तरह की कोई भी अगर मान लो त्रुटि होती है तो आप है जो फॉर्म को किस तरह से भरना है और किस चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है इसमें दे रखा है। देखें आप मेंशन किया हुआ है पूरा का पूरा, अपन देखें इसमें दे रखा है। इसमें कुछ भी आवेदन पत्र में गलत या त्रुटिपूर्ण सूचना, अपूर्ण आवेदन पत्र नहीं भरना, ये चीज़ इसमें पूरा का पूरा मेंशन किया है। अब ध्यान रखें कि अंतिम बिंदु में इसमें यह दिया गया है परीक्षा शुल्क, आवेदन की प्रक्रिया और प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिंदु व सूचना के लिए आयोग की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर प्रेस नोट समय समय पर जारी किए जाएंगे, ये ध्यान रखें। और इसमें एक विशेष रूप से एक पॉइंट और है कि इसके अंदर अभी फिलहाल रखा गया है साक्षात्कार माध्यम, यानी इंटरव्यू रखा गया है। अगर इस भर्ती में फॉर्म अगर ज़्यादा अप्लाई होते हैं, यानी फॉर्म अगर ज़्यादा इसके अंदर भरे जाते हैं तो सरकार ने यह डिसाइड किया है कि अगर फॉर्म ज़्यादा होंगे तो इसका एक परीक्षा मोड भी करवाया जाएगा। अगर फॉर्म ज़्यादा नहीं होते हैं तो साक्षात्कार किया जाएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें, इसमें ये चीज़ इसमें बिल्कुल मेंशन की गई है। तो ये अभी जो सरकार के द्वारा नई विज्ञप्ति जारी की गई है, ठीक है, तो हॉस्पिटल केयर टेकर यानी इसमें मैनेजमेंट का बिल्कुल रोल दिखाया गया है। यानी इसमें स्नातक के साथ में एमबीए की डिग्री विशेष रूप से दी गई है। तो एमबीए होना चाहिए और वो किस में होना चाहिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एमबीए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हॉस्पिटल का पूरा उसमें केयर करना है, ये चीज़ विशेष रूप से। तो जो भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने स्नातक के साथ में एमबीए किया हुआ है और विशेष रूप से हॉस्पिटल केयर टेकर के रूप के ब्रांच में अगर किया हुआ है तो उनको विशेष रूप से बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर ये फर्स्ट टाइम है जिसके अंदर ये हॉस्पिटल केयर टेकर की विज्ञप्ति जारी हुई है। तो सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि इस विज्ञप्ति को अच्छे से आपने पढ़ें और इसको भरें। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और आपके कोई भी सुझाव हैं या आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो विदा करते हैं इसी के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।